आप जहाँ बोलिएगा शराब आपके घर में भी पहुँच जाएगा। अब तो पहले था कि लोग जाके शराब को दुकान से ख़रीदा करते थे, अब तो होम डिलीवरी होने लगी है। उस लड़की का नाम प्रियदर्शनी है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। काश मैं लखनऊ में होती तो मैं उसे जितना तमाचा उसने मारा है उतना तमाचा मैं खुद जाके उसे मारती। पहले कहते हैं कि मैं रोज़गार दूंगा, बाद में कहते हैं स्वावलंबी बनो, उसके बाद कुछ दिन बोल देंगे राम भरोसे जियो। मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा दिन आए कि सत्ता में आने के लिए लोगों को बोल दे कि सबका पैर दबाना है, आके घर पे जाओ पैर दबाओ, तो ये नीतीश मोदी ये भी करेंगे। मेरे घर में 2 बेटियां हैं, लेकिन हमारे समाज में करोड़ों बेटियां हैं जिनको मेरी ज़रूरत है। तो मौजूद है जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में हमारे साथ पार्टी की एक युवा महिला नेता है। इनके बारे में ख़ास बात यह है कि एक महिला नेता होने के साथ साथ 2 छोटे छोटे बच्चों की मम्मी भी हैं, जो कि खुद में ही एक संघर्षकारी काम है और दूसरा संघर्षकारी काम है पॉलिटिक्स करना। तो इनसे जानने की कोशिश होगी कि कैसे मैनेज करती हैं बाकी महिला जो नेतागिरी में आना चाहती हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहती है जो महिलाएं, उनसे क्या कहना चाहेंगी, बिहार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पे क्या राय रखती हैं। एक युवा महिला नेत्री होने के कारण बिहार में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे देखती हैं, उनको सुलझाने के लिए क्या उपाय रखती हैं, क्या राय रखती हैं, ये सारी चीज़ें चर्चा होंगी सुप्रिया खेमका से। वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, नमस्कार, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आप 2 बच्चों की मम्मी भी हैं, साथ में पॉलिटिक्स भी करती हैं, कैसे करती हैं ये? जब मन में किसी चीज़ को आप ठान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी रानी लक्ष्मीबाई का। जब उन्होंने ठान लिया था कि अंग्रेज़ों से लड़ना है तो बस लड़ना है, वो अपने छोटे से बच्चे को पीठ पे बांधकर वो लड़ाई लड़ रही थी। तो मेरे साथ तो कम से कम इतनी परेशानी नहीं है, मैं तो अपने बच्चों को घर में छोड़ के भी आके यहाँ पे हूँ और जन अधिकार पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि महिलाओं की समस्या जो होती है एक महिला ही समझ सकती है। बहुत अच्छे से वो समझ सकती है कि महिलाओं का क्या अधिकार होना चाहिए, क्या उसकी परेशानी है, सारा कुछ एक महिला ही समझ सकती है। इसलिए मैं सारा कुछ छोड़ के, तमाम चीज़ें, अपने घर को, अपने बच्चों को, सब कुछ साइड रख के महिलाओं के हक़ के लिए आज पॉलिटिक्स में आई हूँ। और मैं उन तमाम महिलाओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपके मन में इच्छा हो पॉलिटिक्स में आने के लिए तो बिल्कुल आप आएँ। आप लोग देश का भविष्य हैं और हम जब तक महिलाएं सामने नहीं आएंगी, आवाज़ नहीं उठाएंगी, तब तक हमारे देश का कुछ नहीं होगा। ये पुरुष प्रधान देश है और पुरुषवादी मानसिकता कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हम सामने नहीं आएंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये सब देखते हुए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ और मैं उन महिलाओं को भी बोलना चाहूँगी जो आप में अगर हुनर है, आप कर सकती हैं, आप सब कुछ अगर मैनेज कर सकती हैं, तो आप लोग भी आइए, हम सब साथ मिलकर देश बदलेंगे और हमारा देश एक दिन बहुत अच्छा देश बनेगा। व्हाट वाज द टिपिंग पॉइंट? वो पॉइंट कब था जब आपको लगा अब तो पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए? मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड आप ये देखिए, आए दिन जब रेप होता है, जब दामिनी का रेप हुआ था, या फिर बहुत सारी अपने बिहार में भी रेप का देखिए कितना चांसेस, मतलब हर वक्त कहीं महिलाएं नहीं है सुरक्षित। सबसे पहला रीज़न वही था। जब मैं देखती हूँ कि जब महिलाओं का रेप होता है और आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है, उसको सज़ा मिलने में इतना टाइम लग जाता है, या तो वो महिला खुद चुप हो जाती है समाज के डर से, अपने भविष्य को ठीक करने के डर से, या फिर कानून उसे सज़ा देती ही नहीं है, FIR नहीं लिखती है, या फिर बहुत सारी तरह की परेशानी होती है महिलाओं को। तो यही एक पॉइंट था कि जब मैं महिलाओं का अत्याचार देखती हूँ, जब बेटियों को आए दिन, आप देखिए अभी भी हुआ है गया में, गया का बालिका गृह का आप सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, लेकिन साफ तौर पे वो लड़की जो नवादा की है वो बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है। यहाँ की जो महिला है वार्डन, वो सब मिलके, सबका मिली भगत है और हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन मैं उसके लिए CBI जांच की मांग करती हूँ, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी इज्जत के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल सकती। अगर वो बोल रही है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है। एक यही मोड़ है महिलाओं की सुरक्षा की जब बात आती है, और इस बात से ही प्रभावित होकर मैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, आक्रोशित होके मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ कि अब महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होने दूंगी, या अगर अत्याचार हो भी गया तो मैं उसे बख्शूंगी नहीं। आपको लगती है जन अधिकार पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो ऐसी है जो महिला को सुरक्षा देगी? क्योंकि बात तो सभी दल करते हैं महिला सुरक्षा की, आपने जन अधिकार पार्टी को चुना है और अपने महिला सुरक्षा के मुद्दे के साथ चुना है, तो कैसे लगती है आपको कि पार्टी आइडियोलॉजी जो है वो आपके मुद्दे के साथ है? बिल्कुल, मैं एक महिला हूँ और आप मेरे ऑफिस में देख लीजिए, एक भी अभी यहाँ महिला अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि शायद महिलाएं पॉलिटिक्स में सुरक्षित नहीं हैं।
हर वक्त पहले मैं अपने घर, पहले कहते हैं ना कि पहले अपने घर में सुधार होना चाहिए, फिर बाहर में देखिए आप। जब मैं एक अकेली महिला अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ और ख़ुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, तो हमारे जनाधिकार आप सोचिए अगर सत्ता में आई, और या फिर ये सोचिए अगर सत्ता में नहीं है तो भी वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने चिंतित हैं, कितना वो सोचती है महिलाओं के लिए। या आप, मैं उसके आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि मेरे खुद घर में 2 बेटियाँ हैं छोटी छोटी। हर को छोड़ के मेरे घर वाले को इतना विश्वास है जन अधिकार पे, इन लोगों पे, पप्पू यादव पे, कि हर को छोड़ के वो मुझे जन अधिकार में भेजे। नहीं बेट, तुम अच्छे जगह पे हो, कुछ कर सकती हो समाज के लिए बेटा, तुम ज़रूर करना, क्योंकि तुम अभी एक अच्छे जगह पे हो और यहाँ से ही कुछ किया जा सकता है। क्योंकि अभी नीतीश जी का आप सत्ता देख सकते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। मुजफ्फरपुर वाला देख लीजिए, गया वाला देख लीजिए, आप करोड़ों एग्जाम्पल हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी आजकल बलात्कार का शिकार हो रही हैं, रेप का शिकार हो रही है, लेकिन नीतीश का सरकार देख लीजिए, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कहीं कोई सज़ा नहीं मिलता है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि अगर जन अधिकार पार्टी सत्ता में होती तो एक इंसान भी वैसे बख्शे नहीं जाते जो उन मासूमों के साथ गलत करते हैं। आपके बच्चों की जो परवरिश है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती कहीं पॉलिटिक्स के कारण? दोनों जो चीज़ें हैं वो टाइम कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं, टाइम मांगती हैं, बच्चों की परवरिश भी, पॉलिटिक्स भी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे घर में और भी लोग हैं और सबके सपोर्ट से ही मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। तो घर में लोग और हैं देखने वाले, और पूरा टाइम यहाँ नहीं जाता है। अगर अपने बच्चों को आप शिक्षा, संस्कार कुछ भी देना चाहते हैं तो उसके लिए लिमिटेड टाइम पे फिक्स सही होना चाहिए। और वहाँ मेरे घर में 2 बेटियाँ हैं, लेकिन हमारे समाज में करोड़ों बेटियाँ हैं जिनको मेरी ज़रूरत है। तो उन दोनों बेटियों को भी मैं पूरा टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने समाज की बेटियों को टाइम नहीं दे पाती हूँ, अपनी बेटियों को देती हूँ या बेटियों को देती हूँ, समाज की बेटियों को नहीं देती हूँ। मैं सारी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ। सबका तकलीफ़ मेरे लिए वैसा ही है जैसे मेरे 2 छोटे बच्चों का है, सब वैसे ही मासूम है। तो इसलिए मैं सबको बराबर टाइम देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबको अच्छे से मैनेज करूँ। आप खुद भी बीपीएससी एस्पिरेंट रही हैं, शायद आपने मेंस भी क्रैक किया है जी। अभी बीपीएससी के जो छात्र हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, रिजल्ट सही से नहीं आ पाता है, जो रिजल्ट आता है वो बार बार कोर्ट में चला जाता है। आप कैसे समझती हैं बीपीएससी के छात्रों की समस्या को और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये मैं भुगत चुकी हूँ। 2016 में मेरा रिज़ल्ट आया था, 2018 में मेरा मेंस हुआ। आप सोचिए टाइम कितना खींचते हैं ये लोग। रिज़ल्ट आते आते 2019 हो गया था। तो मतलब इस तरह का ये समस्या है कि अब युवाओं के भविष्य के साथ इतना मतलब ऐसे खेला जाता है। अगर चुनाव है तो वो 5 साल में होना है तो 5 साल में होना है। कोरोना रहे, किसी भी तरह की कोई महामारी रहे, बाढ़ रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सरकार को। चुनाव होना है तो चुनाव होना है, लेकिन ऐसे परीक्षाओं के साथ ऐसा नहीं है। जिस दिन ऐसा हो जाए कि रिज़ल्ट आना है इस डेट पे तो आना है, कैलेंडर बन जाए कि इस टाइम में परीक्षा होना है, इस टाइम में रिज़ल्ट आना है, इस टाइम में मेंस होना है, इस टाइम में इंटरव्यू, इतने अंतराल के अंदर सब कुछ हो जाना है, तो युवाओं का भविष्य सुधर जाएगा। बस ये नेता जो होते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे नीतीश जी हो, बस ये लोग वादा करते हैं कि मैं इतने करोड़ रोज़गार दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बस ये सत्ता में आने के लिए होता है। मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा दिन आए कि सत्ता में आने के लिए लोग को बोल दे कि सबका पैर दबाना है, आके घर पे जाओ पैर दबाओ, तो ये नीतीश मोदी ये भी करेंगे। क्योंकि ये लोग तो झूठ का तो मतलब क्या बोला, छोटा सा नहीं पूरा बड़ा सा बंडल है ये लोग झूठ के। ऐसे ही पॉलिटिक्स होती है ना, झूठ बोलकर ही पॉलिटिक्स होती है। जी, झूठ बोल के पॉलिटिक्स होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो इन्हें होनी चाहिए ना। युवा परेशान है रोजगार के बिना। समझिए कि आज ऐसी स्थिति हो गई कि आए दिन आप भी सुनते होंगे न्यूज़ चैनल से आप कि कोई युवा आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया रोजगार के बिना। तो ये कितनी दुख भरी बात है। लोग वादे करते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन बस उनको याद रहता है बस अपना चुनाव, किस पार्टी के साथ गठबंधन करें, क्या करें, कहाँ तालमेल बिठाएं, कैसे करें। मतलब ये लोग अगर बोलेंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन हम इसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर अपनी सत्ता गिरने की बात होती है, आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, नीतीश कुमार के बारे में। जी, नीतीश जी, वो आरजेडी के साथ भी चले गए, बीजेपी के साथ भी चलेंगे। वो कितना बुराई करते थे लालू जी का कि मैं मर जाऊंगा लेकिन लालू जी के साथ नहीं जाऊंगा, उनके साथ भी हो गए। सोशल इंजीनियरिंग है, वो समझदार हैं तो किसी तरह सरकार बनाने में सक्षम हैं। आप लोग समझदार नहीं हैं तो सरकार नहीं बना पा रही है। हम जनता समझदार बहुत है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि हमने आयत लाए थे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कि शायद वो हमारी भी समस्या को समझेगा। हमने इतने साल जंगल राज देखा था, आपने भी सुना होगा कि उस टाइम कितना परेशानी था सबों को। जंगल राज से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हम लोग लाए थे कि शायद वो हर एक
लोगों का समस्या सुनेगा, एक बिहार में अच्छा भविष्य होगा, अच्छे लोग होंगे यहाँ पे, युवाओं को का सुनहरा भविष्य होगा, लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना होगा, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। लेकिन आप देखिए बिहार का क्या हाल है, कुछ भी नहीं मिला हमें। जो साफ तौर पे कह सकते हैं कि नीतीश जी आके इतनी बार ठग चुके हैं हम लोग को, वो ठगी कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। आप खुद भी युवा हैं, युवा बिहार की जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, चाहते हैं एक स्टेट से, एक देश से, उसे कैसे समझती हैं कि जो युवा बिहार है वो कैसा बिहार चाहता है, जो युवा बिहार की लड़कियां हैं वो कैसा बिहार चाहती हैं, कैसा बिहार का समाज चाहती हैं? सबसे पहले कि अगर हम एक बिहारी होने के नाते बोलना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि मेरा बिहार ऐसा हो कि हम कहीं भी जाएं तो वो वाला जो बात होता है ना, अच्छा बिहार से हो, अच्छा बिहारी हो, वो वाली नज़र से हमें नहीं देखा जाए, हमें भी रिस्पेक्ट दिया जाए, अच्छा बिहार से हो, ऐसा वाला बात बोला जाए हमें भी। हमें अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाहर नहीं भेजना पड़े, हर कुछ बिहार में हो, हमारे पास हमारे राज्य में सब कुछ हो, रोजगार से लेके शिक्षा का अच्छा सब कुछ माहौल हो, अच्छा शिक्षा का संस्थान हो, हर कुछ अच्छा हो कि हमें अपने बच्चों को भी बाहर नहीं भेजना पड़े, तभी तो बिहार का कुछ होगा। अभी ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि नीतीश जी तो बस सत्ता के लोभ में, नशे में चूर हैं। उनको अगर आप दो वर्ड अगर पूछ लीजिए इस तरह से तो आप देख लीजिएगा कि आपका माइक नहीं बंद करवा दिए वो, और आपको वहाँ से हटने के लिए मजबूर नहीं कर दिए, तो आप कहिएगा जब भी उनसे वो अपने पसंद के पत्रकारों से बात करते हैं। बिल्कुल अपने पसंद के पत्रकारों से, जी जी जी। मैंने तो एक बार देखा था कि चित्रा त्रिपाठी से भी उन्होंने बाढ़ के टाइम में बात नहीं किया था, सबसे बात कर रहे थे। और चित्रा त्रिपाठी वो जो कि वो दिल्ली से आई थी चित्रा, और उससे बात नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि वो वही बोलना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो कि वो करना है उनको, वो इसके अलावा कुछ नहीं। बिहार की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। आप कोविड के टाइम में देख लीजिए, केंद्र सरकार करती है एक लॉकडाउन का खेल स्टार्ट करती है, और राज्य सरकार क्या करती है, बस अपने बंगलों में जाके दुबक जाती है। लोगों के घर में इलाज के पैसे है कि नहीं, लोगों के घर में खाना का पैसा है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है ना केंद्र सरकार को ना राज्य सरकार को। बस ये लोग लॉकडाउन का खेल खेलते हैं। मैं तो कहती हूँ वो लॉकडाउन का खेल हम लोग क्यों नहीं इलेक्शन के टाइम में खेल लें। इलेक्शन के टाइम में भी अगर लॉकडाउन का वो खेल खेला जाता है, क्यों? उस वक्त भीड़ नहीं होती, उस वक्त कोरोना नहीं फैलता है। वो एक तर्क देते हैं कि इलेक्शन कराना लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टेट को चलाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक स्टेट को चलाने के लिए इलेक्शन मजबूरी है, तो करा दिए। तो आप सत्ता में आने के बाद कौन सा क्या कर रहे हैं आप? हर जगह तो लोग कोरोना से, आप देख लीजिए क्या हाल हुआ है कोरोना से। ऐसा था कि लोग लाश को भी अपने हाथ में उठा के घूम रहे थे, लाश को भी साइकिल पे, कंधे पे, इस तरह से। शमशान में भी जगह नहीं थी। तो आप क्या कर दिए हैं सत्ता में आके? ऐसा कौन सा हमारा बिहार ऐसा हो गया कि कोरोना से एक भी मौत नहीं? कोरोना, अगर कोरोना किसी को हो गया है तो बहुत अच्छा उसको इलाज मिल रहा है, घर तक व्यवस्था हो रही है, खाने की भी, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के घर में खाने की व्यवस्था हो रही है, शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, कुछ भी नहीं। मैंने तो बहुत सारे राज्य में देखा कि फ़ीस भी माफ़ कराया गया, हमारे बिहार में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके पास रोजगार है चाहे नहीं है, आपको फ़ी प्रॉपर्ली देना है, बिजली बिल प्रॉपर्ली देना है, हर कुछ प्रॉपर्ली देना है। यहाँ तक कि बोल रहे थे मोदी जी कि आप लोग अपने स्टाफ के प्रति भी संवेदना दिखाएं, सबको सब कुछ दें, पैसा दें, सारा कुछ दें। आप कितना संवेदना दिखाएं भारत की जनता के प्रति? मुझे तो कहीं नहीं दिखा। वो अभी जो थैला में अनाज बांट रहे हैं, क्या वो दिखावा करते हैं, कितना फ़ोटो शूट करते हैं। हमें तो लगता है कि जो भी हम कर देते हैं, सारा पैसा मोदी जी की जो मेंटेनेंस है, उनके कपड़े से लेकर उनके फ़ोटो शूट, बस उसमें ही बर्बाद होता है। नहीं तो जो पेट्रोल 47 रुपये लीटर थी, आज देख लीजिए 104 105 पार हो चुकी है। क्या अच्छे दिन हमने देखे। हम विकास का कार्य करना है तो ज़रूरी है कि कहीं से टैक्स आए, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करा रहे हैं, नया नया स्टेडियम बन रहा है, स्टैचू बन रहा है, विकास हो रहा है। हाँ, हर सब चीज़ का नाम बदला जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, सब कुछ को बेच के अडानी अंबानी के हाथ में किया जा रहा है। यही है विकास उनका, इसके अलावा कुछ नहीं। विकास के नाम पे तो वो कहते हैं पकौड़े बेचने वाला भी रोजगार है, पकौड़े बेच के भी रोजगार कर सकते। स्वावलंबी बनो, पहले कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, बाद में कहते हैं स्वावलंबी बनो, उसके बाद कुछ दिन बोल देंगे, बात बोल देंगे राम भरोसे जियो। अब तो यही दिन देखना बाकी रह गया है। एक बार अगर इलेक्शन में और जीत गए वो, तो उसके बाद यही कहेंगे, पहले बोले रोजगार दूंगा, फिर बोले स्वावलंबी बनो, तीसरी बार बोलेंगे राम भरोसे जियो। यही ठग रहे हैं ये लोग, सारे लोग मिलके। शराबबंदी बिहार का एक ऐसा मुद्दा है जिस पे जैसी चर्चा होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। चालू किया जाए, बंद किया जाए, इसमें चर्चा फंस के रह जाती है। मगर एनसीआरबी की रिपोर्ट है, शराबबंदी के कारण बिहार में स्मैक, एक ड्रग्स है, उसकी खपत और उसकी जब्ती 700% बढ़ गई है। गांजा एक सूखा नशा है, उसकी जब्ती 1000% बढ़ गई है। तो शराबबंदी के इम्पैक्ट को बिहार में जो पड़ रहा है कैसे देखती हैं, और शराबबंदी पे लीगल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पार्टी क्या स्टैंड रखती है? शराबबंदी बंद का है, कितना चाहिए आपको? बोलिए, अभी हम मंगवा के दिखाते हैं आपको ईजिली।
आप जहाँ बोलिएगा शराब आपके घर में भी पहुँच जाएगा। अब तो पहले था कि लोग जाके शराब को दुकान से ख़रीदा करते थे, अब तो होम डिलीवरी होने लगी है। यही तो है हमारे मुख्यमंत्री जी का, मतलब जो कहते हैं सुशासन बाबू, यही तो है सुशासन बाबू का सुशासन। बाकी नशा तो ठीक है, आपने जो कहा चरस, अफीम, गांजा, पता नहीं कौन कौन सा आपने नाम लिया, वो सब का तो जो खपत बढ़ा है सो बढ़ा ही है। शराब भी कहीं भी बंद नहीं है। मैं बोलती हूँ नीतीश जी से, मैं उनसे खुला चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे बुलाइए और आप मुझे बोलिए, आपको जहाँ चाहिए वो शराब मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगी। बिहार में इस तरह की शराबबंदी है। नहीं विश्वास है तो प्लीज़ आप बुलाइए और हमको बोलिए कि शराब मंगा के दिखाओ, हम मंगा के दिखाएंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आप बुलाइए और बोलिए, क्योंकि शराब बिल्कुल बंद नहीं है। अगर बंद होती तो आप आए दिन खबर सुनते हैं जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई, जहरीली शराब पीने से ये हुई, इतना शराब यहाँ पकड़ा गया। कहाँ से, ये कहाँ से आ रहा है? शराब बंद ही नहीं, और शराब कुछ ज़्यादा ही अपने बिहार में हो रहा है। अब तो होम डिलीवरी हो रही है शराब की। 100% बंद कर देना पॉसिबल नहीं है ना। जो कानून है वो तो बाकी के अपराधों के लिए भी है, अगर वो अपराध भी हो रहे हैं तो कानून है शराब के लिए भी, लेकिन 100% बंद नहीं हो सकता है। 100% जिस तरह से नोटबंदी हो सकता है वैसे शराबबंदी क्यों नहीं हो सकता? ये सरकार है, सरकार के हाथ में तो सब कुछ है। नोटबंदी हुआ था ना, क्या 500 का पुराना नोट लेके जाएंगे तो नीतीश जी ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे। कोई भी ले लेगा क्या? नहीं लेगा। तो उसी तरह से अगर सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। रातों रात नोटबंदी हो गया था, किसी को ना सोचने ना समझने का टाइम मिला था। रातों रात लॉकडाउन हो गया था, बिना सोचे समझे कर्फ्यू लगाया गया, अगले दिन लॉकडाउन कर दिया गया। इतना लंबा चौड़ा 4 महीने का शायद लॉकडाउन था, सब कुछ चला। तो जब इतना सब कुछ हो सकता है तो शराबबंदी पूरी तरह से क्यों नहीं लागू हो सकती है? महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरह से क्यों नहीं दिया जा सकता है? रोजगार का जो ये लोग वादा किए थे क्यों नहीं ला कर दे सकते हैं? क्यों इतना झूठ बोलते हैं हमारी सरकार? मैं यही बोलना चाहूँगी महिलाओं को कि हम सबको आने की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में, ताकि जो तमाम नेता झूठ बोल के पॉलिटिक्स में आते हैं, सीट पे आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, तो ये हम महिलाएं अगर पॉलिटिक्स में आगे आएँ तो पुरुषों के लिए बहुत, जो आके पुरुष झूठ बोलते हैं और कुछ करते नहीं है, तो बहुत ज़ोरदार तमाचा होगा उनके मुँह पे। महिलाएं झूठ नहीं बोलती, पुरुष पॉलिटिक्स में आके झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगी। स्मृति ईरानी को देख लीजिए, नौटंकी कंपनी में काम करते करते वो आ गई, सिलेंडर लेके गैस में बैठे। जब 400 रुपये लीटर में सिलेंडर गैस मिलता था तो बड़ा नौटंकी करती थी महंगाई को लेकर। नीतीश मोदी जी का एक वीडियो है मेरे पास, महंगाई कम हुई नहीं हुई, अगले 40 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम हुई नहीं हुई। अरे आपको आए भी 7-7.5 साल हो गया, महंगाई कम हुई नहीं हुई। मुझे लगता है मोदी जी कि अगर कुछ दिन ऐसा और चला तो फिर से महिलाएं मजबूर होंगी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने के लिए। आपने नौटंकी किया, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर गैस पहुंचा दिया और घर का ये हालत कर दिया कि जो बचे कुचे भी महिलाओं के बाबा आदम के जमाने वाले भी पैसे होंगे, उस पैसे को भी बर्बाद करवा दिया गया। हर कुछ छीन लिया गया, रोजगार छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया। आज रिफ़िल कराने का पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन में ऐसा ही होगा कि फिर से महिलाएं लकड़ी पे चूल्हा पे खाना बनाएंगे फिर से। लखनऊ में एक घटना हुई है, कैब ड्राइवर को एक लड़की थप्पड़ मारती है, उसके शायद पैसे भी चुरा लेती है, फ़ोन तोड़ देती है। आपको इसकी जानकारी होगी, आप एक युवा महिला हैं, संभवतः उस लड़की की उम्र की ही हैं। आप इस पूरे मसले पे क्या स्टैंड रखती हैं, कैसे देखती हैं पूरे मसले को? जी, उस लड़की का नाम प्रियदर्शनी है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। काश मैं लखनऊ में होती तो मैं उसे, जितना तमाचा उसने मारा है उतना तमाचा मैं खुद जाके उसे मारती। मैंने उसका वीडियो देखा, हर कुछ देखा। उसने कहा कि 100 लोगों ने मिलके मारा है उसे। 100 लोग अगर मिलके मारते तो वो जिंदा बचती। मतलब तमाम वो, मतलब झूठ पे झूठ बोली जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं हर तरह से, मतलब पुरुष गलत होते हैं, महिलाएं गलत नहीं होती है, मैं ये कहीं भी बोलना नहीं चाहूँगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सच सच होता है, गलत गलत हो, चाहे वो महिला करे चाहे वो पुरुष करे। सोसाइटी का जो रवैया रहता है आमतौर पर यही रहता है कि पुरुष गलत है, महिलाएं सही हैं। नहीं, अभी तो मैं देख रही हूँ, क्योंकि एक जोमेटो वाले के लड़के के साथ भी हुआ था। एक महिला ने कुछ भी कह दिया कि वो आया पार्सल देने के लिए और मुझे मुंह पे मार के चला गया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कुछ महिलाएं भी गलत होती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पूरी तरह से महिला ऐसे कि भगवान का दूसरा रूप है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। सबको अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तभी एक साथ सबका विकास होगा। जो सबका साथ सबका विकास का नारा है वो हमें सबको साथ में मिलके चलना होगा, सबको बराबर दृष्टि से देखनी होगी। ऐसा नहीं कि हम महिलाएं तो फ़ायदा उठाएं, आज हम कुछ भी बोल दें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा किया, कुछ भी नहीं दिखता है सब कुछ। और सच लोगों को आज न कल सब सामने आता ही, जैसे प्रियदर्शनी, मतलब शर्म आनी चाहिए उसे महिला होने पे
जिस तरह से उसने किया है, क्या एक गरीब कैब ड्राइवर के साथ उसकी कोई गलती नहीं थी, जो कि उसने किया है, बहुत मैं उसकी निंदा करती हूँ। प्रियदर्शनी, बहुत गलत था, तुम्हें कैब ड्राइवर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और जो भी तुमने किया उसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। इस तरह का आचरण सही नहीं है, ज़िंदगी में तुम कभी कोई तरक्की नहीं करोगी। गिरफ्तारी नहीं हो पाई उनकी क्योंकि कुछ कानून नहीं है जो इस तरह के मसलों के लिए बना हो। जो रेप का कानून है उसमें लिखा है अ मैन इज़ सेड टू हैव कमिटेड रेप इफ़ ही डज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें एक कंडीशनिंग है कि रेप हमेशा एक आदमी ही कर सकता है। अ मैन इज़ सेड टू हैव कमिट रेप, ट्रांसजेंडर के साथ रेप नहीं हो सकता है। एकदम एक्यूरेट कंडीशनिंग है, एक आदमी एक औरत का रेप कर सकता है। इस कानून को कैसे देखते हैं? और ये कानून भी गलत ही है। मुझे लगता है कि अब टाइम के साथ हर कानून में हमारे संशोधन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसके साथ भी होगा ही, क्योंकि अब आप हर एक चीज़ को देख लीजिए। जो मुस्लिम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी था नियम, या फिर लिविंग रिलेशनशिप को भी जो मान्यता दिया गया, फिर मतलब सेम जेंडर को भी शादी का मान्यता दे दिया गया कि महिला भी महिला से शादी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है। ये कानूनी अब कोई अपराध नहीं है, तो इसमें भी संशोधन होगा और मुझे लगता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। आखिरी सवाल होगा यह, जाति जनगणना बिहार में एक ज्वलंत मुद्दा, बिहार में क्या पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स में ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, बिहार में भी बना हुआ है। सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं बिहार की जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, आप लोग भी पक्ष में हैं। संभवतः आप लोग ये बताइए कि आपका स्टैंड एग्जैक्ट क्या है। आप लोग पक्ष में तो हैं जातीय जनगणना के, मगर क्यों है? पॉलिसी में क्या इम्पैक्ट ला सकता है? अगर मेरे पास ये डेटा हो जातीय जनगणना का, इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, तो एक एग्जाम्पल बताइए कि इस पॉलिसी में जातीय जनगणना का डेटा हेल्प कर सकता है इसको बेटर करने में। देखिए, जब हमें एग्जैक्ट पता होगा कि कौन सी जाति के लोग कितने हैं, हम बिल्कुल समर्थन करते हैं जातीय जनगणना का। अगर एग्जैक्टली हमें पता होगा कि कितने लोग हैं किस जाति से और उनका हालात क्या है, किस स्थिति में वो जी रहे हैं, तो जो भी नियम कानून बनते हैं या फिर जो भी अधिकार या फिर संरक्षण, आरक्षण, जिस चीज़ की भी बात होती है, जैसे कोई जाति बहुत आगे है जैसे और कोई जाति बहुत ज़्यादा पीछे है, वो इतना पीछे है कि उसको आगे वाले जाति तक लाने के लिए मतलब समझिए कि एक जन्म भी पूरा बिताना पड़ जाए। तो भी अब जैसे शिक्षा की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, अधिकार की बात कर लें, तो अगर हमें एग्जैक्ट पता होगा पोजीशन, उस जाति का क्या एग्जैक्ट पोजीशन चल रहा है, उसका समाज में स्थिति क्या है, रोजगार में स्थिति क्या है, देश में स्थिति क्या है, उसको कैसे लोग नज़र से देखा जाता है, तो शायद मुझे लगता है कि उसका विकास में मदद होगा, विकास करने में या फिर किसी तरह के नियम कानून लाने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। नियम कानून लाने में अब जैसे देखिए, मैं अगर बात करूँ, जैसे ST/SC की ही बात करती हूँ मैं, तो वो एक ऐसा टाइम था जब लोग हीन दृष्टि से उन्हें देखा जाता था, उनके हाथ का पानी नहीं पिया जाता था, उन्हें मंदिर में जाने की, मैंने तो देखा कि एक बार जीतन राम मांझी के साथ भी ऐसा हो चुका था कि वो मंदिर में गए थे तो कोई मंदिर को शायद पूरा धुलवा दिया गया था, ठीक है। तो वैसा नहीं हो, आज की डेट में देख लीजिए, लोगों ने आवाज़ उठाई तभी वो फ्री होकर कहीं भी घूम रहे हैं। आज मेरे पार्टी में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ST/SC के भी हैं, हम लोग साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। आप अगर अभी से 15 साल 20 साल पहले की बात याद कर लीजिए तो शायद उन लोगों के घर में भी लोग जाना पसंद नहीं करते थे। तो अगर आरक्षण दिया गया, उनकी स्थिति को समझा गया, तभी तो ये हुआ ना कि आज वो हमारे समाज में बराबर की दृष्टि से देखे जा रहे हैं, हमारे साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आप बहुत फॉरवर्ड हैं, आप राजपूत में हैं, आप भूमियार हैं, आप ये ऊंचे जनरल कास्ट में आते हैं, तो आज आप कहीं भी जा सकते हैं, आप जाके वैष्णो देवी का भी चढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आप निम्न जाति में आते हैं, ST/SC में आते हैं, तो आप कहीं नहीं जा सकते। तो अगर उनकी समस्याओं को समझा गया, जो समाज में उनकी हीन भावना से देखी जा रही थी, उस बात को समझा गया, तभी तो हुआ। तो जाति का पता चला तभी तो हुआ, सब कुछ हुआ। तो एग्जैक्ट पोजीशन हमें तभी पता चल जाएगा जब जातीय जनगणना होगी, और अगर किसी भी तरह का सुधार करना होगा तो उसी के थ्रू हम कर सकते हैं। ये मांग आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है, और इस मांग पे बहुत जोर देना चाहिए और इस मांग को करना चाहिए ताकि हम लोग सब एक समान ज़िंदगी जी सकें। ये थी हमारे साथ जाप की महिला युवा प्रवक्ता सुप्रिया खेमका। इन्होंने बिहार से जुड़े अलग अलग मुद्दों पे अपनी राय रखी। ये 2 बच्चों की माँ हैं, उसके साथ ही राजनीति में भी संघर्ष करती हैं, तो महिलाओं को प्रेरणा देने की कोशिश भी की। और हम भी ये महिलाओं से कहना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जातीय जनगणना के सवालों को इन्होंने टाल मटोल कर दिया। प्रियदर्शनी, जो लखनऊ के कैब ड्राइवर वाला मसला था, उसमें प्रियदर्शनी का इन्होंने कड़ा विरोध किया है और माफ़ी मांगी प्रियदर्शनी कैब ड्राइवर से, ऐसी अपील भी की है। आप इस पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं ये हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आदर्श गौतम, नेक्स्ट जेन बिहार।